हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज 27 जनवरी का सुबह का सेकंड एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं। नो कंट्रोल इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है अमेरिका में बार बार होने वाली गोलीबारी की घटनाओं पे, जहाँ पे लोग अपनी पर्सनल गन्स को यूज़ करके अपने अड़ोसी पड़ोसी दोस्तों यारों दुश्मनों को शूट कर देते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है और अमेरिका की सरकार को क्या करना चाहिए, आर्टिकल में देखेंगे। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, एकदम चिल मार के इसको पढ़ना है, बहुत इजी है पढ़ने में, ठीक है। साथ साथ जो पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा ग्रामर वोकैब के, उसको आपको अप्लाई करना है इस क्विज़ पे। सॉल्यूशंस क्विज़ के क्लास के लास्ट में मिलेंगे ऑफ कोर्स, एक ट्राई आप इसको भी दे सकते हैं। आइए क्लास को शुरू करते हैं। कह रहा है जी नो कंट्रोल। कह रहा है कोई कंट्रोल नहीं है, कोई भी नियंत्रण नहीं मिल रहा। और बात किसकी हो रही है? ऑन द वेव ऑफ मास शूटिंग्स इन द यूएस। बात हो रही है उस वेव की, उस लहर की, जो है ऐसी शूटिंग्स की जो कहलाती हैं मास शूटिंग्स। मास शूटिंग्स क्या होती हैं? देखिए, मास वर्ड का मतलब होता है बड़े स्केल पे, बहुत बड़े लेवल पे। मास शूटिंग का मतलब है ऐसी शूटिंग जिसमें एक को नहीं अनेकों को शूट किया गया है। स्कूल में घुस गए, सिनेमा में घुस गए, रेस्टोरेंट में घुस गए, बस अचानक से शूट करना शुरू कर दिया। तो ये जो मास शूटिंग की जो घटनाओं की वेव है, लहर है अमेरिका में, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं मिल रहा है। मास वर्ड को याद रखें, बड़े स्केल पे जब कोई काम होता है तो उसको अपने बोलते हैं मास। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है द यूनाइटेड स्टेट्स सीम्स अनेबल टू ब्रिंग टाइट कंट्रोल्स ऑन असॉल्ट वेपन्स। कह रहा है जो अमेरिका नाम का देश है यूनाइटेड स्टेट्स, जिसके आगे द भी लगाया जाता है इस कंट्री के नाम के आगे। कह रहा है ये कंट्री दिखाई देता है, सीम्स होता है कि ये अनेबल है, असक्षम है। और क्या करने में भाई? ब्रिंग करने में, लाने में और ज़्यादा कड़े कंट्रोल्स को, और ज़्यादा कड़े जो है नियंत्रण को। और किसके ऊपर? असॉल्ट वेपन्स के ऊपर। ऐसे वेपन्स जो असॉल्ट करने के काम आते हैं। बात की जा रही है यहाँ पे मशीन गन्स की और राइफल्स की। वैसे तो बंदूकें भी असॉल्ट करती हैं, लेकिन असॉल्ट वेपन्स हम खास करके ऐसे वेपन्स को बोलते हैं जिससे मास शूटिंग की जाए, बिना आपको रिकॉइल किए और बिना रिलोड किए 10, 12, 15 जो है राउंड चलाने का मौका मिले। तो राइफल्स में और जो दूसरी मशीन गन्स हैं उनको असॉल्ट वेपन्स की कैटेगरी में डाला जाता है। तो वहाँ पे ये तो बात ही नहीं हो रही है कि बंदूक हमें रखनी है या नहीं रखनी। छोटी तो आप रख ही सकते हो, बड़ी बंदूक के लिए भी वहाँ लोग नहीं मान रहे, कह रहे हमें तो बड़ी वाली 2 राइफल चाहिए। चलिए अब सेंटेंस आप समझ चुके हैं। सब्जेक्ट आपका यूनाइटेड स्टेट्स है, सीम्स इसकी वर्ब है। अमेरिका के आगे द क्यों लगा है? आज मैं नहीं, आज आप बताएंगे। बहुत बार हो चुका है ना ये कॉन्सेप्ट, कौन सी कंट्री, कौन सी लोकेशन अपने से पहले द लेगी, कौन सी नहीं लेगी। तो कोशिश करें आप लोग एक बार खुद से, है ना। चलिए आगे बढ़ के इस आर्टिकल की सारी वोकैब पे नज़र डालेंगे ताकि अपने इसको स्मूथली पढ़ सकें। बहुत ही आसान सा आर्टिकल है। और उसी के साथ जिन प्यारे प्यारे व्यूअर्स ने अपनी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, ज़रूर से कर लें। किसी भी एग्ज़ाम का इंग्लिश का सेक्शन ऐप से आपका कवर हो जाएगा। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में रखा हुआ है, वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर का। ऐप पे मिलेंगे आपको कोर्सेज बैंकिंग, एसएससी और राइटिंग के लिए। राइटिंग के कोर्स में आपको लिखना सिखाया जाता है अराउंड 80 to 100 आवर्स में। बिल्कुल बेसिक से कोर्स काम करता है। पहले आपको लिखना सिखाएंगे, फिर प्रैक्टिस करवाएंगे, है ना। तो ये पूरा कोर्स है, फ़ायदा ले सकते हैं कोर्स का ऐप पे जाकर के। इस कोड के जरिए 475 में कोर्स अभी अवेलेबल है। इसी के साथ में आपको मिलेगा बैंकिंग और एसएससी का कोर्स भी। बैंकिंग के कोर्स में प्रैक्टिस कॉम्बो में क्लरिकल, पीओ और प्रीलिम्स मेंस दोनों एग्जाम्स के सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाया जाता है। PQRS, क्लोज टेस्ट, RC, है ना, हर चीज़ को। साथ में आपको इसमें मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं। पहले आप खुद से ट्राई करो, फिर लेक्चर को प्ले करो, है ना। मॉक टेस्ट फॉर्म में आपको कोशिश करने का मौका मिलता है सभी क्वेश्चंस को। इसी तरीके से एसएससी के कोर्स में एसएससी के सभी एग्जाम्स के सभी क्वेश्चंस को एक एक करके पूरी अप्रोच के साथ में आपको सिखाया जाता है। तो ये प्रैक्टिस कोर्सेज हैं, एसएससी और बैंकिंग दोनों का फ़ायदा आप ले सकते हैं। ऐप से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो ये नंबर है व्हाट्सअप का, टीम से बात करें व्हाट्सअप करके। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में रखा हुआ है। चलिए वोकैब शीट आपके सामने खुली हुई है। वर्ड्स आज देखने हैं हमें स्कर्स से लेकर के फियास्को तक। स्कर्स का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो डेथ या मिजरी को कोज करे। हिंदी बोलते हैं आफत या बीमारी। कोई बीमारी हो गई,
वैसे हेल्थ जो है कंडीशन हो गई वो भी स्कर्ज है, वैसे कोई आफत आ गई आपके ऊपर जो परेशान कर रही है, किसी की मौत करवा रही है, उसको भी स्कर्ज बोलते हैं। कोविड-19 हैज़ प्रूव टू बी अ हेल्थ स्कर्ज। कोविड-19 एक स्वास्थ्य की बहुत बड़ी आफत बन करके प्रूव हुआ है, साबित हुआ है। कर्ज को कर्स, बेन, टेरर, एफ्लिक्शन, प्लेग, इन सभी कॉमन वर्ड से बताया जाता है। आज प्लेग नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। अब याद क्या रखना है, ये प्लेग एक बीमारी भी है, चूहों के काटने से जो होती थी प्लेग, है ना, ब्लैक डेथ। आजकल प्लेग को हम किसी भी बीमारी के लिए यूज़ कर देते हैं जो बीमारी हमें बहुत परेशान कर रही हो, है ना। कोई भी किसी भी तरह की समस्या है ना, उसको प्लेग बोला जाने लगा है। अब इसका चूहों वाली बीमारी से कोई कनेक्शन सीधा नहीं रह गया। चलिए अगला वर्ड है मैसेकर। मैसेकर देखने में भी थोड़ा भारी सा वर्ड है। मैसेकर का मतलब होता है नरसंहार, ब्लड शेड, खून खराबा, कार्नेज। मास लेवल पे किलिंग को बोलते हैं मैसेकर। इसको जिनोसाइड यानी कि नरसंहार भी बोला जा सकता है। ब्लड बाथ, पोग्रोम, एथनिक क्लिंजिंग, ये सब के सब इसके सिनोनिम्स हैं। पोग्रोम नाम का वर्ड देख लेना, थोड़ा अलग सा वर्ड है, ये प्रोग्राम नहीं है, वो जो प्रोग्राम नहीं है ये, है ना, ये पोग्रोम है। तो पोग्रोम का मतलब होता है नरसंहार, प्रोग्राम से इसको कंफ्यूज नहीं करना है। सिविल वॉर्स ऑफन गिव बर्थ टू मैसेकर्स। गृह युद्ध अक्सर नरसंहारों को जन्म देते हैं, गिव बर्थ टू मैसेकर्स करते हैं। अगला वर्ड है अशर इन। अशर इन एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को ब्रिंग इन या इंट्रोड्यूस करना, किसी चीज़ को लेकर के आना पहली बार सबके सामने। द कोल्ड वॉर अशर्ड इन अ न्यू एरा ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। शीत युद्ध ने, कोल्ड वॉर ने अशर इन किया, इंट्रोड्यूस किया एक नए युग यानी नए एरा को न्यूक्लियर वेपन्स की। न्यूक्लियर वेपन्स आप जानते हैं। तो ये अशर इन और ब्रिंग इन, क्या बोल रहा हूँ मैं, अशर इन और ब्रिंग इन दोनों फ्रेजल वर्ब्स एक दूसरे के सिनोनिम है, इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज होती हैं। आज आप ब्रिंगिंग नाम का वर्ड फ्रेजल वर्ब आर्टिकल में देखेंगे। चलिए अगला जो फ्रेज है वो है इन द नेम ऑफ। इन मतलब अंदर, नेम मतलब नाम, ऑफ मतलब किसी का। हिंदी बोलते हैं के नाम पर। आप कई बार बोलते हो ना, यार दोस्ती के नाम पे इतना तो दे दे, कुछ कर सकता है तू मेरे लिए। या कई बार आपसे भिखारी भिखारी बोलता है कि भाई अल्लाह के नाम पे, भगवान के नाम पे कुछ मुझे दे दो। तो ये जो किसी के नाम पे कोई चीज़ आप मांगते, देते, करते हो, अंग्रेजी में बोलते हैं उसको इन द नेम ऑफ। कोई ऐसा नया रॉकेट साइंस नहीं है, जो आप बोलते हो ना वही अंग्रेजी में लिखा गया है। जैसे अ हैंडफुल पीपल आर बीइंग मेड रिचर इन द नेम ऑफ प्रोग्रेस। विकास के नाम पे एक मुट्ठी भर लोगों को अमीर बनाया जा रहा है। हैंडफुल पीपल आर बीइंग मेड रिचर। ऐसा ही कुछ एलिगेशन लगता है गवर्नमेंट पे कि विकास के नाम पे मुट्ठी भर लोग जो हैं पैसे वाले बनते जा रहे हैं। तो इस तरह से इन द नेम ऑफ नाम के फ्रेज को रूटीन लाइफ में इंटीग्रेट करना है। लास्ट वर्ड है फियास्को। फियास्को का मतलब होता है एक बड़ा और एम्बैरेसिंग फेलियर, एक ऐसी नाकामयाबी जो बड़ी भी है, डिस्ट्रक्टिव भी है और आपके लिए बहुत, समझ गए ना, शर्मनाक सी है, एम्बैरेसिंग है। The 3 farm bills ended in a political fiasco for the NDA led government। 3 कृषि कानून जो हैं वो एंड हुए, वो जा खत्म हुए एक राजनीतिक फियास्को के तौर पे, राजनीतिक एम्बैरेसिंग फेलियर के तौर पे एनडीए की सरकार के लिए। इसको डिबैकल, डिजास्टर, सेटबैक, ब्लंडर सभी वर्ड से बताया जाता है। बड़े फेलियर को सेटबैक नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। 5 ही वर्ड्स हैं, डिटेल में करवा दिए। अब जब आर्टिकल होगा ये वर्ड्स आएंगे, वहाँ पे आपको इनको रिवाइज करना है। एक समरी दे देते हैं आपको आर्टिकल की। देखो अमेरिका में एक सेकंड अमेंडमेंट नाम का संविधान संशोधन हुआ था। इसकी डेट और ईयर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन इसकी कहानी खास है। सेकंड अमेंडमेंट के बाद अमेरिकन लोगों को अधिकार मिल गया कि वो अपनी जेब में बंदूक रख सकते हैं। और ना केवल छोटी मोटी बंदूक, वो चाहे तो एक असॉल्ट राइफल, AK-47, फलानी डिमकानी शॉटगन, तो इस तरह की बड़े वेपन्स को भी अपनी जेब में, अपने घर में रख सकते हैं। अब इससे होगा क्या, जब लोगों को गुस्सा आएगा तो वो शूटिंग करेंगे। अब देखो लोगों को गुस्सा आना तो ठीक है, हर आदमी को पता है उसके पास गन है, दूसरे के पास भी गन है, लेकिन कुछ सिरफिरे लोग क्या होते हैं, इस सेकेंड अमेंडमेंट का फ़ायदा उठा करके अपने सिरफिरेपन के चक्कर में मास शूटिंग करते हैं। ऐसा नहीं है 2 आदमियों की लड़ाई हुई और एक ने दूसरे को शूट किया। एक आदमी रेस्टोरेंट में गया और जो खाना खा रहे थे सबको शूट कराया। ये मास शूटिंग की घटनाएं अमेरिका में थम नहीं रही हैं, और ना थमने के बावजूद आज भी सेकंड अमेंडमेंट वैसा का वैसा बना हुआ है। गन को कंट्रोल वहाँ पे नहीं किया जा रहा। अब क्यों नहीं किया जा रहा, इस आर्टिकल में आपको डिटेल में बताया गया है, एनालाइजिंग टोन में, क्यों अमेरिका की सरकार इतनी मजबूर है।
समझ गए? तो अमेरिका की मजबूरी पे लिखा हुआ आर्टिकल है कंसर्न्ड और एनालाइजिंग टोन में, एनालिटिकल टोन में लिखा हुआ है। अब शुरू करते हैं। चलो, इस एक आर्टिकल से आप समझ जाओगे। अगर आपको कहीं डिस्क्रिप्टिव लिखने को मिले कि अमेरिका में गन कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा, तो एक आर्टिकल से आपको समझ में आ जाएगा क्यों नहीं हो रहा। कह रहा है जी 2 मास शूटिंग्स in 48 hours earlier this month in the US, United States, state of California, claiming 18 lives have been yet another grave reminder of the plague of gun violence confronting the world's most powerful country. कह रहे जी 2 मास शूटिंग्स हुई हैं। अब ये मैंने आपको पहले समझा दिया मास शूटिंग क्या होती है, नरसंहार, है ना, कार्नेज, ब्लड शेड। कह रहे 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं गोलीबारी की 48 घंटों में, अर्लियर यानी कि शुरू में ही या पहले ही इसी मंथ के, इसी जो है महीने के। और कहाँ पे? अमेरिका की जो स्टेट है कैलिफोर्निया नाम की जो राज्य है। कह रहा और कैसे हुई हैं? क्लेम करते हुए, दावा ठोकते हुए 18 जिंदगियों पे, 18 जानों को लेते हुए। कह रहा ये जो मास शूटिंग्स है ना, अभी नया साल पहला महीना शुरू में ही हो गई 48 घंटों में, ये हो चुकी हैं या रह चुकी हैं, हैव बिन, एक और अनदर ग्रेव रिमाइंडर, एक और ज़्यादा गंभीर एक रिमाइंडर। रिमाइंडर समझते हैं ना, जो आपको कुछ चीज़ की याद दिलाए। और रिमाइंडर किस चीज़ का भाई? ये एक गंभीर रिमाइंडर है उस प्लेग का, उस समस्या का, उस आफत का, जो है गन से होने वाली वायलेंस की, बंदूकों से होने वाली हिंसा की। और जो कन्फ्रंट कर रही है, जो सामना कर रही है, जो चैलेंज कर रही है, फेस कर रही है दुनिया की, वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंट्री को। आई बात समझ में? तो ये मास शूटिंग्स हुई हैं इसी साल की, इसी महीने की शुरुआत में। 48 घंटे में 2 हुई हैं, 18 लोगों की मौत हुई है। और ये एक दूसरा रिमाइंडर बन के आई हैं, गंभीर रिमाइंडर उस आफत या बीमारी का जो गन वायलेंस की है और जो कन्फ्रंट यानी सामना कर रही है, फेस कर रही है दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका को। चलिए, अब सेंटेंस की स्ट्रक्चर, शूटिंग्स की वर्ब है हैव बिन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा हुआ है यहाँ पे, हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये थर्ड फॉर्म ही तो है बिन, है ना, स्टेटिव वर्ब है यहाँ पे, तो हैव बिन बनाया गया। बाकी टेंस की वीडियो देखोगे तो वहाँ अच्छे से आपको समझाया गया है हैव के बाद में कब बिन लगाना है और कब वर्ब की कोई और फॉर्म लगानी है। चलो, प्लेग मैंने आपको बता दिया, स्कर्ज कोई बीमारी आफत को बोलते हैं, है ना, नेमेसिस को, कर्स को, बेन को। ग्रेव का मतलब होता है गंभीर, लेकिन एडजेक्टिव फॉर्म में। अ ग्रेव मिस्टेक मतलब एक सीरियस मिस्टेक, एक बहुत ही गंभीर गलती। लेकिन ग्रेव वर्ड नाउन फॉर्म में कहलाता है कब्र, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं टूम्ब। आ रही है बात समझ में? एडजेक्टिव फॉर्म में ग्रेव का मतलब है गंभीर, नाउन फॉर्म में ग्रेव का मतलब है टूम्ब यानी कि कब्र। इसको टॉम्ब मत बोलना, ये लिखा गया टॉम्ब, बोला जाता है टूम्ब, टूम्ब यानी कब्र। अब ग्रेव से ही हमने वर्ड बनाया हुआ है ग्रेव यार्ड, कब्रगाह, जहाँ पे कब्रों को दफनाया जाता है ना। अब ग्रेव यार्ड के लिए कुछ वन वर्ड्स और इडियम्स हैं, अब लगे हाथ उनको भी फटाफट से देख लेते हैं। एक प्लेस जहाँ पे डेड को बरी किया जाता है, गरीब मरे हुए लोगों को दफनाया जाता है, ग्रेव यार्ड। उसके लिए हमारे पास वन वर्ड है, पहला ग्रेव यार्ड तो है ही, दूसरा है सेमेट्री, ठीक है, और तीसरा है नेक्रोपोलिस। नेक्रो मतलब मुर्दे, पोलिस का मतलब है सिटी, तो नेक्रोपोलिस मतलब मुर्दों का शहर यानी ग्रेवयार्ड। तो ये तीनों ही वन वर्ड्स हैं, वर्ड्स कब्रिस्तान के लिए। याद रखेंगे आप इन तीनों को, वन वर्ड्स को। एक ईडियम भी है कब्रिस्तान के लिए, वो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, द गॉड्स एकड़। तो ये एकड़ जो है ना, जो 1 या एकड़ 2 एकड़ जितने भी एकड़ में कब्रिस्तान बना है, वो गॉड का एकड़ होता है, भगवान का होता है, तो गॉड्स एकड़ भी बोल देते हैं उसको ईडियम फॉर्म में। चलिए, आज के क्विज में इनको पूछा गया है, यहीं पे सीख लेना। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी ऑन जनवरी 21 इन कैलिफोर्नियाज मॉनेटरी पार्क अ गनमैन मैसेकर्ड 11 पीपल इन द कंट्रीज डेडलीस्ट मास शूटिंग सो फार दिस ईयर। कह रहा है जनवरी 21 को, इसी साल की, इसी महीने की जनवरी मतलब 21 तारीख को। और क्या हुआ? कैलिफोर्निया के मॉनेटरी पार्क में एक गनमैन ने नरसंहार कर दिया, मैसेकर कर दिया, स्लॉटर या कार्निश कर दिया 11 लोगों को। और कहाँ पे? कंट्री की डेडलीस्ट मास शूटिंग में अभी तक की, इस साल की। तो अभी साल शुरू ही हुआ है, तो सबसे डेडलीस्ट यही होगी, है ना। तो इस कंट्री की सबसे घातक मास शूटिंग में 11 लोग मार दिए। गनमैन की वर्ब है मैसेकर। मैसेकर आप समझ चुके हैं, मारना, किसी को काटना, है ना। नाउन फॉर्म में
नरसंहार और वर्ब फॉर्म में नरसंहार करना मैसेकर कहलाता है। अच्छा, ये दो कॉन्सेप्ट्स यहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं, इनको अलग से शायद करवाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। पूछ लेता हूँ मैं आपसे, भाई मोस्ट पावरफुल कंट्री लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? मोस्ट पावरफुल कंट्री, फिर भी इसके आगे द नहीं लगा हुआ। द मोस्ट पावरफुल होता है ना, द फास्टेस्ट, द ब्रेवेस्ट, द मोस्ट इंटेलिजेंट, द मोस्ट पावरफुल, द स्ट्रोंगेस्ट। तो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री जब भी बनाई जाती है या मोस्ट लगा के बनाई जाती है, उसके आगे द लगता है। ना तो यहाँ लगाया डेडलिएस्ट के आगे, ना यहाँ लगाया मोस्ट पावरफुल के आगे। तो कॉन्सेप्ट बड़ा सीधा सा है, दोनों ही केसेस में द लग जाता, यहाँ भी लग सकता था और यहाँ भी लग सकता था, अगर ये पजेसिव ना दिया होता। पजेसिव के बाद में कभी दूसरा डिटर्मिनर नहीं आता। ए एंड द जो आर्टिकल हैं, डिटर्मिनर्स हैं, इनके बाद में आर्टिकल नहीं आ सकता। तो ये वर्ड्स लिख दिया ना, ये पजेसिव आ गया। माई, योर, हर, वर्ड्स, किसी का भी पजेसिव बना दो, नाउन का या प्रोनाउन का, उस केस में इसके बाद में कोई आर्टिकल नहीं आएगा, इसलिए द को दोनों ही केस से निकाल दिया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। लिख के नहीं बता रहा हूँ, वैसे मुँह जबानी बता रहा हूँ। ये रूल बड़ा सिंपल सा रूल है, बहुत बार हो चुका है। अब आगे बढ़ो। कह रहा है जी 2 days later 7 people were killed in Half Moon Bay in Northern California। कह रहा है 2 ही दिनों बाद 7 लोगों को मार दिया गया इस जगह पे, हाफ मून बे नाम की खाड़ी के आसपास, नॉर्दर्न कैलिफोर्निया के अंदर। तो पैसिव वॉइस में पीपल की वर्ब है वर किल्ड। कह रहा है जी अ फ्यू आवर्स लेटर अ शूटिंग इन ऑकलैंड रिजल्टेड इन 1 person बीइंग किल्ड एंड 7 other इंजर्ड। कह रहे इसके कुछ घंटों बाद एक शूटिंग हुई ऑकलैंड में, जो रिजल्ट इन हुई, जिसका ये नतीजा निकला। क्या निकला भाई? एक आदमी का मारा जाना, 1 person बीइंग किल्ड, और 7 दूसरों का, 7 others का इंजर्ड हो जाना। तो इसके कुछ घंटों बाद एक घटना हो गई। शूटिंग की वर्ब है रिजल्टेड इन, प्रेपोजिशन अपने बाद में वर्ब लेगी तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेगी, इसलिए यहाँ पे आईएनजी फॉर्म को पैसिव में लगाया गया है, बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो, ये आधे घंटे की क्लास में मैं पूरी ग्रामर तो शुरू से नहीं करवा पाऊंगा, हाँ, लेकिन इतना मैं करवा सकता हूँ आपको कि आप होम पेज पे जाकर के कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट को पूरा कर लेना। बिल्कुल जाओ होम पेज पे, ऊपर ही रखी हुई है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। वहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको बड़े अच्छे से डिटेल में करवाए हुए हैं, कब बीइंग प्लस में V3 आएगा, है ना, कब सीधे V3 लगाना है, कब वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो ठीक है, वहाँ से देख लेना। बढ़ेंगे आगे। जीरंड लगा हुआ है यहाँ पे, पैसिव जीरंड है, बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। कह रहा है जी ट्रेजेडी अपॉन ट्रेजेडी वॉज कैलिफोर्निया गवर्नर गिविंग न्यूसम्स लेमेंट अबाउट द शूटिंग। कह रहा है जी ट्रेजेडी पे ट्रेजेडी, आफत पे आफत, तबाही पे तबाही। कह रहा है ये जो बात थी ना, ये जो फ्रेज था, ये था कैलिफोर्निया गवर्नर का शौक, कैलिफोर्निया गवर्नर की चीख, और किस बारे में? इन शूटिंग्स के बारे में। लेमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए आप चिल्लाते हो ना, शाउट करते हो, अरे ये क्यों हो रहा है, कैसे हो गया ये, शोक मनाते हो, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में लेमेंट। तो कैलिफोर्निया गवर्नर बस यही बोल पाया अपने शौक में कि क्या हो रहा है, ट्रेजेडी पे ट्रेजेडी हो रही है। वॉज की वर्ब है, कैलिफोर्निया गवर्नर की जो है लेमेंट, लेमेंट सब्जेक्ट है इसका, वो वॉज इसकी वर्ब है। सेंटेंस को इन्वर्ट करके लिखा गया है, लिखने की ज़रूरत वैसे थी नहीं, राइटर ने सोचा तो लिख दिया। आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, कैलिफोर्निया गवर्नर गिविंग न्यूसम्स लेमेंट अबाउट द शूटिंग्स वॉज ट्रेजेडी अपॉन ट्रेजेडी। तो वो कभी कभी अपनी बातों को कभी कभी कविता के तौर पे लिखता है, तो वो कवि वाली भावना से सेंटेंस को लिखा गया है, सेंटेंस को इन्वर्ट करवाया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अमेरिका के प्रेसिडेंट ने क्या बोला? कह रहा है जी यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन वंस अगेन कॉल्ड फॉर अ बैन ऑन असल्ट वेपन्स। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने एक बार अगेन कॉल फॉर किया। कॉल फॉर करना मतलब किसी चीज़ की डिमांड करना, और डिमांड की एक बैन के पे जो है असॉल्ट वेपन्स पे, यानी कि बड़ी बड़ी राइफल्स पे। छोटी बंदूकों का तो वहाँ कोई झगड़ा ही नहीं है, वहाँ तो हर आदमी छोटी बंदूक रखता ही है और उसके लिए कोई परेशानी भी नहीं है। ये जो असॉल्ट वेपन्स यूज़ होते हैं ना, शॉर्ट गन्स वॉट गन्स, सारा झगड़ा, सारी जो बहस है अमेरिका में इन्हीं पे है। जो बाइडन की वर्ब है कॉल्ड फॉर। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी बिसाइड्स दीज स्टेटमेंट्स इट इज़ डाउटफुल वेदर द यूएस कांग्रेस वुड पास एनी मीनिंगफुल गन कंट्रोल लॉस। अब कह रहे स्टेटमेंट्स तो खूब आ गई, जो बाइडन की भी आ गई, गैविन न्यूसम की भी आ गई। कह रहे
इन्हीं स्टेटमेंट्स के साथ साथ बिसाइड्स, अगर इनको अलग कर दें अपार्ट फ्रॉम दी स्टेटमेंट्स, तो ये बहुत डाउटफुल है, ये बड़ा शक वाली बात है। हाँ या ना, अमेरिका की जो कांग्रेस है, जिसको अमेरिका की संसद भी बोलेंगे, कह रहे वो पास करेगी या नहीं करेगी किसी भी सार्थक गन कंट्रोल के लॉ को। तो बस बातें ही बातें हैं, शौक ही शौक मनाया जा रहा है। कोई भी गन कंट्रोल लॉ जो है वहाँ की कांग्रेस पास नहीं करती, मजबूर होकर बैठी है। चलो क्या मजबूरी है उसकी, इट की वर्ब है इज, कांग्रेस की वर्ब है वुड पास। वेदर बताता है हाँ या ना को। हाँ या ना को बोलने के लिए अंग्रेजी में बोलते हैं वेदर। आई हैव नॉट डिसाइडेड वेदर और नॉट आई विल गो टू द पार्टी। मैंने डिसाइड नहीं किया है पार्टी में जाऊंगा या ना जाऊंगा, है ना, तो वेदर। Karachi in January alone, there have been 38 shooting incidents in 17 different US states. करें जनवरी अकेले की बात करें तो 38 शूटिंग के इंसिडेंट हो गए हैं अमेरिका की 50 में से 47 अलग अलग स्टेट्स में। ठीक है, तो एक ही महीने में खूब गोलीबारी घटनाएं हो रही हैं। इंसिडेंट्स की वर्ब है हैव बिन, क्लोज देयर से शुरू हुआ है, इसलिए इंसिडेंट्स यानी सब्जेक्ट को वर्ब के बाद में रखा गया है। इंसिडेंट का मतलब होता है इवेंट या घटना या एपिसोड। कह रहे जी इन द यूएस वेयर द सेकेंड अमेंडमेंट assures citizens of the right to bear arms, there are about 120 firearms for every 100 residents. कह रहे अमेरिका में, इन द यूएस में, जहाँ पे सेकेंड अमेंडमेंट जो है, संविधान का दूसरा संशोधन जो है, अश्योर करता है। अश्योर करने का मतलब क्या है, किसी चीज़ को श्योर बनाना, किसी चीज़ का भरोसा दिलाना। ठीक है, याद रखना इस वर्ड को, अभी इस पे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो जहां पे संविधान का दूसरा संशोधन भरोसा दिलाता है, गारंटी देता है, अश्योर करता है हर सिटीजन को, अमेरिका के हर नागरिक को, और किस चीज़ की, ऑफ लगा के बता रहा है, राइट की, उस हक की जो है बेयर करने का, अपने पास रखने और मेंटेन करने का, आर्म्स को यानी कि वेपन्स को। कह रहा है ऐसे एक देश में जहाँ पे इतना बड़ा कानून बना हुआ है, कह रहा है वहाँ पे लगभग 120 बंदूकें हैं, 120 फायर आर्म्स हैं हर 100 रेसिडेंट्स के लिए, हर 100 लोगों के लिए। चलिए, सेकेंड अमेंडमेंट की वर्ब है अश्योर्स, फायर आर्म्स की वर्ब है आर। अश्योर के बारे में आपको बता दूं, इस वर्ड को एंश्योर से बहुत बार कंफ्यूज किया जाता है। अश्योर का मतलब है भरोसा दिलाना, एंश्योर का मतलब है हिंदी में सुनिश्चित करना, किसी चीज़ को श्योर या सर्टेन बनाना। जैसे मेहनत करके आप अपने फ्यूचर को एंश्योर करते हैं, अपनी सक्सेस को एंश्योर करते हैं, और अच्छी मेहनत करके आप अपने घर वालों को अश्योर भी करते हैं, भरोसा भी दिलाते हैं कि मैं ज़िंदगी में जो करना चाहता हूँ उसको करके दिखाऊंगा। हिंदी में बता रहा हूँ, याद रखना हो इन दोनों वर्ड्स को। तो एंश्योर करके आप क्या करते हो, सुनिश्चित करते हो किसी चीज़ को, अश्योर करके किसी को भरोसा दिलाते हो किसी चीज़ का। तो अश्योर की स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेगी, जिसको भरोसा दिलाओगे वो आएगा अश्योर के बाद में, और जिस चीज़ का भरोसा दिलाओगे वो ऑफ लगा के उस चीज़ को लिखा जाएगा। सेंटेंस आपके सामने है, एक बार करेंगे कोशिश। द कंपनी अश्योर्ड या एंश्योर्ड इट्स क्रेडिटर्स ऑफ टाइमली रीपेमेंट्स। कंपनी ने भरोसा दिलाया अपने क्रेडिटर्स को, कंपनी को उधार देने वालों को, और किस चीज़ का, टाइम पे पैसा वापस करने का, टाइमली रीपेमेंट का। कंपनी ने कोई सुनिश्चित नहीं किया किसी चीज़ को, उसने भरोसा दिलाया। तो भरोसा दिलाया है, दिलाया किनको है, क्रेडिटर्स को है, और किस चीज़ का दिलाया है, ऑफ लगा के वो चीज़ के बारे में बताया गया है, टाइमली रीपेमेंट्स। तो इस केस में देखते ही हम समझेंगे यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा किसको, अश्योर्ड को, है ना। एंश्योर को निकाल देता हूँ, अश्योर्ड आपका आंसर बन जाएगा। दूसरा केस देखो, द रिसेशन अश्योर्ड या इंश्योर्ड द फॉल ऑफ सेवरल बिजनेसेस। रिसेशन ने, मंदी ने सुनिश्चित कर दिया फॉल को, ढह जाने को, गिर जाने को कई सारे व्यापारों के। रिसेशन ने भरोसा नहीं दिलाया किसी को बिठा के, है ना, किसी को भरोसा नहीं दिया, उसने सुनिश्चित किया, सर्टेन बनाया फॉल को। तो यहाँ पे ऑफ भी नहीं आ रहा, तो वैसे ही पता लग गया। अब इंश्योर यूज करना है, सुनिश्चित बनाने की बात होगी, एंश्योर्ड द फॉल ऑफ सेवरल बिजनेसेस। चलिए, बहुत लॉजिकल वे में समझा दिया है, ऐसे याद रखोगे तो हमेशा याद रहेगा। बेयर करना आर्म्स का मतलब होता है आर्म्स को मेंटेन करना, अपने पास ऑनरशिप रखना। ये बेयर वर्ब है ना, इसके कई मीनिंग है, 3 मीनिंग है, मोटे मोटे आपके सामने लिख दिए हैं। किसी चीज़ को सहने को भी बेयर करना बोलते हैं, किसी चीज़ को लीगली अपने पास रखने को भी बेयर करना बोलते हैं, और किसी के लिए कोई फीलिंग, कोई थॉट या कोई आइडिया मन में रखने को भी बेयर करना बोलते हैं। कभी फिर से डिटेल में इस वर्ड को लिया जाएगा। आज सेकंड वाला मीनिंग यूज हुआ है, जहां पे राइटफुली हथियारों को मेंटेन करने की बात हो रही है। चलो और आगे बढ़ो। कह रहा है जी, येट डिस्पाइट रिपीटेड मास शूटिंग्स द यूएस
स्टिल डज नॉट हैव स्ट्रॉन्ग नेशनल लेवल गन कंट्रोल्स। कह रहा है येट फिर भी, बावजूद यानी कि डिस्पाइट बार बार होने वाली इन मास शूटिंग की घटनाओं के, अमेरिका जो है ना अभी भी उसके पास नहीं है, स्टिल डज नॉट हैव एक स्ट्रॉन्ग पूरे देश के लेवल का, नेशनल लेवल का गन कंट्रोल के लॉस। तो हो रही हैं घटनाएं, हो रही हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं, लेकिन अमेरिका में आज भी कोई कानून बना नहीं है गन्स को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। अमेरिका की वर्ब है, यूएस की वर्ब है डज नॉट हैव। आगे कह रहे हैं जी, एवरी टाइम अ मास शूटिंग टेक्स प्लेस प्रेसिडेंट्स इशू स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स and calls for legislative action which fall on deaf ears। सेंटेंस बड़ा सीधा सा है। कह रहे जी हर बार जब एक मास शूटिंग की घटना टेक प्लेस करती है, जब ऐसी घटना अकर या हैपन होती है, टेक प्लेस करना या हैपन होना, अकर होना, जो प्रेसिडेंट्स है ना वो इशू करते हैं दो चीज़ों को। किस किस चीज़ को भाई? पहला तो वो इशू करते हैं स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स को, बहुत ही मजबूत स्टेटमेंट्स को, कड़ी स्टेटमेंट्स को, और दूसरा वो इशू करते हैं कॉल्स को लेजिस्लेटिव एक्शन के लिए, कानून बनाने की कार्रवाई के लिए। लेजिस्लेटिव एक्शन मतलब कानून बनाया जाना। कह रहे वही जो कॉल्स हैं, ये वही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स की जो इशू की गई हैं, जो कि फॉल करती हैं डेफ ईयर्स पे। फॉल ऑन डेफ ईयर्स एक इडियम है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का इग्नोर किया जाना। जब कोई चीज़ डेफ ईयर पे, यानी कि डेफ को हिंदी में क्या बोलते हैं, जो सुन ना सकता हो, है ना। तो अगर कोई चीज़ सुन ना सकने वाले कान पे पड़ेगी तो वो चीज़ अपने आप ही इग्नोर हो जाएगी। तो ये सारी कॉल्स, सारी की सारी स्टेटमेंट्स इग्नोर कर दी जाती है वहाँ के राजनेताओं के द्वारा। चलिए सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे। शूटिंग की वर्ब है टेक्स प्लेस, प्रेसिडेंट्स की इशू है, वर्ब है इशू। प्रेसिडेंट इशू करता है स्टेटमेंट्स को और प्रेसिडेंट इशू करता है कॉल्स को। ये दोनों चीज़ें जो हैं फॉल ऑन डेफ ईयर करती हैं, विच आए इन दोनों के लिए वर्ब है इसकी प्लूरल। फॉल ऑन डेफ ईयर मैंने आपको बता दिया, किसी चीज़ का ऐसे कान पे पड़ना जो सुन ना सकता हो, है ना। क्या बोलते हैं उसको जो सुन ना सकता हो? तो डेफ होता है वही जो सुन ना सके, गेट इग्नोर्ड हो जाना किसी चीज़ का। अब दो जो है इडियम्स और बनती हैं ऐसे ही, डेफ ईयर और ब्लाइंड आई से। मैं चाहता हूँ कि इनको याद मत करो, आप अपने आप से फीलिंग लेकर के इनका मीनिंग निकालो। टू टर्न अ ब्लाइंड आई टू समथिंग, किसी चीज़ के सामने अपनी आंख बंद कर लेना। इसका मतलब क्या है? किसी चीज़ को इग्नोर करना, गलत काम को भी का विरोध ना करना। बस हो रहा है ना, आप उसको सपोर्ट कर रहे हो ना उसको विरोध कर रहे हो। तो इस बात को करना कहते हैं इंग्लिश में कंडोन करना। कंडोन मतलब किसी चीज़ को ना सपोर्ट ना उसको अपोज, गलत चीज़ है बस हो रहे हो, देख रहे हो, शरीक नहीं हो रहे हो उसमें, कंडोन कर रहे हो। और वैसे ही टू टर्न अ डेफ ईयर टू समथिंग, कोई आदमी आपसे कुछ बात कह रहा है लेकिन आप सुनने से मना कर देते हैं। आपको बहुत सलाहें मिली अच्छी अच्छी, लेकिन आपने बोल दिया कि मुझे आपकी सलाह नहीं सुननी, तो आप अपना टर्न डेफ ईयर करते हैं उस सलाह के सामने, रिफ्यूज टू लिसन टू समथिंग। तीनों इडियम्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक कॉमन सेंस से भी इन इडियम्स का मीनिंग निकाला जा सकता है। चलो आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अब रीजन्स बताएगा कि अमेरिका में कोई लॉ बन क्यों नहीं पाता। कह रहे जी लास्ट ईयर आफ्टर एन 18-year-old फॉर्मर स्टूडेंट शॉट डाउन 19 elementary school children in Uvalde, Texas, Congress passed the widest firearms legislation, the first in 3 decades। अभी आगे सेंटेंस और लंबा, इतने रोक देंगे। कह रहे जी पिछले साल जब एक 18 साल के फॉर्मर स्टूडेंट ने, फॉर्मर स्टूडेंट मतलब पुराना स्टूडेंट जो स्कूल का पहले विद्यार्थी रहा होगा, कह रहा 18 साल के एक एक्स विद्यार्थी ने, पुराने विद्यार्थी ने जब शूट डाउन कर दिया, मार गिराया, और कब? 19 प्राइमरी स्कूल के बच्चों को, एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों को, नर्सरी के, एलकेजी के, है ना, फर्स्ट क्लास के नीचे नीचे। और कहाँ पे? यूवाल्डे नाम के शहर में, टेक्सास नाम की स्टेट के। कह रहा है जब ये बहुत दर्दनाक हादसा हुआ छोटे छोटे बच्चों के साथ, तो वहाँ की जो कांग्रेस है, अमेरिकन कांग्रेस का मतलब क्या है? वहाँ की संसद, वहाँ की पार्लियामेंट। तो वहाँ की पार्लियामेंट ने पास कर दिया अभी तक का सबसे वाइड, अभी तक का सबसे बड़ा फायर आर्म्स का लेजिस्लेशन। फायर आर्म्स का मतलब है बंदूकें, लेजिस्लेशन का मतलब है कानून। तो अभी तक का सबसे बड़ा और वाइडेस्ट जो है ना, इन्होंने कानून पास किया। अब देखो यहाँ कॉमा से कॉमा के बीच में इसके बारे में कुछ और भी बताया गया है। कह रहा है ये पहला था पिछले 3 डेकेड्स में, पिछले 30 सालों में। तो ऐसा पिछले 30 सालों में कोई ऐसा दूसरा लेजिस्लेशन नहीं लाया गया है। अच्छा इसमें क्या हुआ लेजिस्लेशन में भाई? कह रहे जी विच एक्सपेंडेड बैकग्राउंड चेक्स फॉर गन परचेजर्स
अंडर 21 एंड इम्पोज पेनल्टीज ऑन गन ट्रैफिकिंग एंड स्ट्रॉ परचेजेस। कह रहा है ये वही लॉ था, ये वही लेजिस्लेशन था, कानूनी ढांचा था जिसने बड़ा कर दिया बैकग्राउंड चेक्स को। बैकग्राउंड चेक क्या होते हैं? जब भी आपको गन दी जाएगी पहले चेक किया जाएगा आपका बैकग्राउंड क्या है, कहीं आप पागल तो नहीं हो, आपराधिक प्रवृत्ति के तो नहीं हो, है ना। तो इसने बैकग्राउंड चेक का जो सिस्टम है उसको और बड़ा कर दिया गन परचेजर्स के लिए, वो लोग जो गन को खरीदना चाहते हैं और जो 18 से या 21 से कम उम्र के हैं, अंडर 21 है। साथ ही साथ इसने इम्पोज कर दिया, लगा दिया पेनल्टीज़ को, बहुत सारे जुर्माने को। और किस पे? इन दोनों चीज़ों पे। पहली चीज़ है गन ट्रैफिकिंग, दूसरी चीज़ है स्ट्रॉ परचेज। गन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है गन्स को इलीगल तरीके से बाय करना और अपने पास रखना, और स्ट्रॉ परचेज का मतलब ये होता है गन्स को किसी ऐसे आदमी के लिए बाय करना जिसको वैसे सरकार से गन शायद ना मिले। कोई आदमी है जो आपराधिक प्रवृत्ति का है, सरकार को पता है सरकार उसको गन नहीं दे रही है वहाँ पे, लेकिन उसका दोस्त जो है ना उसके लिए गन बाय कर रहा है और उसके बर्थडे पे उसको गिफ्ट दे रहा है, तो इसको बोलते हैं अमेरिका में स्ट्रॉ परचेज। ये एक गैर कानूनी चीज़ है, तो इस पे ज़्यादा पेनल्टीज लगाई गई इस कानून के तहत। आगे बात समझ में, गन ट्रैफिकिंग क्या और स्ट्रॉ परचेज क्या। कांग्रेस की वर्ब है पास्ट, विच आया है इस लेजिस्लेशन के लिए, इसकी वर्ब एक्सपैंडेड एंड इम्पोज्ड, दोनों ही विच की वर्ब्स हैं। विच एक्सपैंडेड बैकग्राउंड चेक्स, विच इम्पोज्ड पेनल्टीज। पेनल्टी मतलब जुर्माना यानी कि फाइन। इम्पोज वर्ब का मतलब होता है किसी जुर्माने को, किसी टैक्स को, फाइन को, बैन को, पाबंदी को किसी पे लगाना। समझ गए ना। जब बलपूर्वक किसी चीज़ को लगाया जाता है ना तो अंग्रेजी में बोलते हैं उसको इम्पोज करना या एनफोर्स करना। तो ये वर्ड को ध्यान रखें, लगाने के लिए इन गलत चीज़ों को या इन पाबंदी भरी चीज़ों को लगाने के लिए इस वर्ड को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। चलिए, कह रहे जी दो वाइडली वेलकम्ड इट वॉज नॉट इनफ टू कंट्रोल गन वायलेंस इन अ कंट्री विद द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पर कैपिटा गन्स। कह रहे जी हालांकि हर तरफ ये वेलकम किया गया, सब तरफ इसका स्वागत हुआ इस नए कानून का, लेकिन फिर भी ये वेलकम नहीं था, इनफ नहीं था, पर्याप्त नहीं था, एडिक्वेट नहीं था। और किसमें? कंट्रोल करने में गन से होने वाली वायलेंस को, हिंसा को। एक ऐसे देश में, एक ऐसी कंट्री में जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा पर कैपिटा गन का जो है सिस्टम है, 100 आदमियों पे 120 गन्स, मतलब 100 आदमियों पे 20 गन्स फालतू ही हैं, वहाँ कमी नहीं है किसी चीज़ की। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पर कैपिटा गन्स वाली कंट्री में ये पर्याप्त नहीं है छोटा सा कानून जो लाया गया है। इट की वर्ब है वॉज, इनफ, एडिक्वेट, पर्याप्त, है ना, काफ़ी, सफिशेंट को बोलते हैं इनफ। और कुछ देखने वाला इसमें है नहीं। वर्ड्स का पजेसिव बनाया हुआ है, वर्ड्स लिखा हुआ है, इसीलिए लार्जेस्ट के आगे द नहीं लगाया हुआ। देख पा रहे हो ना। चलो, कह रहा है जी द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लास्ट ईयर टू स्ट्राइक डाउन अ न्यूयॉर्क स्टेट लॉ दैट प्लेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन कैरिंग गन्स आउटसाइड द होम बाय रीअफर्मिंग द सेकेंड अमेंडमेंट was a setback for attempts to bring in strict state wise legislation। अब कह रहा है इसमें लोग ही नहीं, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट भी जिम्मेदार है। कह रहा है जी सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है ना अमेरिका की पिछले ही साल, जो है स्ट्राइक डाउन कर देने का। स्ट्राइक डाउन करना मतलब किसी कानून को, किसी प्रोविजन को गिरा देना, कैंसिल कर देना, क्वैश या एब्रोगेट कर देना। तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया पिछले साल, गिरा देने वाला, कैंसिल कर देने वाला, जो है कोलैप्स कर देने वाला न्यूयॉर्क नाम की राज्य के, स्टेट के एक लॉ को। और ये वही लॉ है जो लगाता था, प्लेस करता था रिस्ट्रिक्शंस को, पाबंदियों को। और किन पे? कैरी करने पे, साथ में ले जाने पे गन्स को घर से बाहर, आउटसाइड द होम। और ये कैसे आया डिसीजन? ये कैसे गिराया सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने इसको गिराया है रीअफर्म करके, फिर से मजबूत बना करके, फिर से अपना विश्वास जता करके। और किसमें? सेकेंड अमेंडमेंट में। कह रहा है ये जो बेवकूफ़ी भरा डिसीजन है ना अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट का, ये भी एक सेटबैक था, ये भी एक डिबैकल था, बहुत बड़ी नाकामयाबी था उन सभी अटैम्प्ट्स के लिए जो हैं ब्रिंग इन करने के, इंट्रोड्यूस करने के और ज़्यादा कड़े स्टेट वाइज लेजिस्लेशन को, राज्यों के अंदर गन पे बनने वाले कानूनों को। तो राज्य स्पेसिफिक कोई कानून था, स्टेट स्पेसिफिक कानून, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ से हटा दिया। डिसीजन की वर्ब है वॉज, दैट आया है स्टेट के लॉ के लिए, दैट की वर्ब है प्लेस्ड। रीअफर्म करना, फिर से किसी चीज़ को भरोसा जताना, फिर से किसी चीज़ को सुनिश्चित करना, है ना। रीअश्योर या रीफर्म एक ही बात है। सेटबैक मैंने आपको बता दिया, अ बिग फेलियर,
सेटबैक क्या होता है? अ बिग, लिख देता हूँ मैं, अ बिग फेलियर। और इसको आप क्या बोलते हैं? फियास्को भी बोलते हैं, और इसको आप डिबैकल भी बोलते हैं। ये सारे वर्ड्स तो आप देख ही चुके हो। अब मेरा आपसे सवाल ये है, बड़ा फेलियर तो आपने बता दिया, बड़ी सक्सेस के लिए कौन सा वर्ड है अंग्रेजी में? बड़ी सक्सेस के लिए कौन सा वर्ड है इंग्लिश के अंदर? करवाया हुआ आपको ज़्यादातर लोगों को आता होगा, डालना कमेंट्स में जिनको पता है। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ, ठीक है। बड़ी फेलियर, बड़ी सक्सेस के लिए वर्ड है हमारे पास इंग्लिश में ब्रेक थ्रू। चलो, वन वर्ड है, याद रखेंगे। बढ़े आगे। ब्रिंग इन करना, लेकर के आना, अशर इन करना, किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना। कह रहे जी, हाउस डेमोक्रेट्स पास्ड एन असोल्ट वेपन्स बैन लास्ट ईयर बट इट नेवर रीच्ड मिस्टर बाइडेंस डेस्क एज द बिल वॉज स्टॉल्ड इन द सेनेट। हाउस डेमोक्रेट्स जो हैं, संसद में जो डेमोक्रेट्स बैठे हैं, उन्होंने पास कर दिया असोल्ट वेपन पे बैन को, राइफल्स पे बैन को पिछले ही साल। लेकिन ये बैन का जो कानून है पहुंच ही नहीं पाया बाइडेन की डेस्क पे, राष्ट्रपति के जो है ऑफिस तक। और क्यों नहीं पहुंच पाया? कह रहा है क्योंकि इस बिल को रोक दिया गया, स्टॉल कर दिया गया वहाँ की राज्यसभा में, वहाँ की सेनेट में। देख लेना ये लोकसभा राज्यसभा का चक्कर क्या है, मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। तो एक सदन में पास हुआ, लेकिन दूसरे सदन में पास हो पहुंच ही नहीं पाया, पास हो ही नहीं पाया। वहाँ पास होता तो फिर बाइडेन के पास आता, जो है प्रेसिडेंट के पास, फाइनल उसकी अप्रूवल के लिए। डेमोक्रेट्स की वर्ब है पास्ट, इट की वर्ब है रीच्ड, बिल की वर्ब है वॉज स्टॉल्ड। स्टॉल का मतलब है किसी चीज़ को रोकना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, रास्ते में ही अपने रास्ते पे आगे जाने ना देना। कह रहा है जी, रिपब्लिकन्स हैव ऑफन इन्वोक्ड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स टू स्टॉल लेजिस्लेशन। कह रहे जो ट्रंप की पार्टी के समर्थक है रिपब्लिकन, राइट विंग जो पॉलिटिशियंस हैं वहाँ के, अक्सर वो इन्वोक करते हैं, जगा देते हैं, फ़ायदा उठा लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का, संवैधानिक हकों का। और क्यों? स्टॉल करने के लिए, ऐसे लेजिस्लेशन को रोक देने के लिए, ऐसे कानूनों को। तो डेमोक्रेटिक पार्टी तो खूब चाहती है कि बैन लगे। ट्रंप की पार्टी जो रिपब्लिकन पार्टी है ना, वो बोलती है कि होने दो खून खराबा, लेकिन गन्स हमसे मत छीनो, गन्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो ये दोनों की आपसी टसल है अमेरिका में, दोनों पार्टीज़ की। रिपब्लिकन्स की वर्ब है हैव इन्वोक। इन्वोक अ कानून या इन्वोक अ लॉ या प्रोविजन का मतलब होता है किसी कानून का सहारा लेना, उसको जगा करके, है ना, उसको कोट करके, उसको साइड करके। फिर और क्या रीजन है इसके? कह रहे जी, द डीप पॉकेटेड एंड इन्फ्लुएंशियल नेशनल राइफल एसोसिएशन and the powerful gun manufacturing industry have consistently opposed gun control measures, despite polls showing a vast desire for stricter control. कह रहे इन दोनों की आपसी लड़ाई के साथ साथ जो डीप पॉकेटेड और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल नेशनल राइफल एसोसिएशन है अमेरिका में, तो ये एक संगठन है वहाँ का जिसकी पॉकेट्स बड़ी डीप हैं। डीप पॉकेटेड मतलब जेब में पैसा है। पॉकेट तभी बड़ी होंगी ना जब पैसा खूब होगा, पैसा ही नहीं है तो फिर पॉकेट का क्या काम ही नहीं है आपके पास कोई, है ना, जेब का। तो डीप पॉकेटेड का मतलब है विद समबडी विद ह्यूज या लार्ज अमाउंट ऑफ मनी टू स्पेंड। तो कह रहा है पैसे वाले और इन्फ्लुएंस वाली जो एजेंसी है, ये वहाँ की संस्था है नेशनल राइफल एसोसिएशन, और जो वहाँ की पावरफुल गन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, इन दोनों ने मिल करके कंसिस्टेंटली अपोज किया है, विरोध किया है गन को कंट्रोल करने के मेजर्स का, ऐसे कदमों का। और ये किसके बावजूद? कह रहे जी, बावजूद ओपिनियन पोल्स के ऐसा दिखाने के, और किसको? एक हर तरफ फैले हुए डिज़ायर को, एक लार्ज स्केल पे फैली हुई इच्छा को, जो है स्ट्रिक्टर गन कंट्रोल्स की। लोग चाहते हैं कि गन्स को कंट्रोल किया जाए, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी, नेशनल राइफल एसोसिएशन और गन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इनका पैसे का आपसी ऐसा लिंक है जिसकी वजह से ये लोग चाहते ही नहीं है कि वहाँ पे गन कंट्रोल के मेजर्स आएँ। सबके अपने अपने स्वार्थ जुड़े हैं। इन दोनों संस्थाओं की वर्ब है हैव अपोज्ड। वास्ट का मतलब है बहुत बड़े स्केल पे, है ना, बहुत, समझिए ना, लार्ज, फैला हुआ, मैसिव, और कुछ देखने वाला इसमें नहीं है। चलिए, कह रहा है एवरीवन नोस व्हाट नीड्स टू बी डन, टफर गन कंट्रोल्स। कह रहे जी, हर आदमी चाहता है, कोई भी पागल नहीं है, हर आदमी जानता है क्या किए जाने की ज़रूरत है, व्हाट नीड्स टू बी डन। और वो चीज़ बताइए इसने डैश लगा के, वो चीज़ है और ज़्यादा टफ गन में कंट्रोल्स। कह रहा है बट इट इज़ सरप्राइजिंग एंड ट्रेजिक दैट अ डेमोक्रेसी दैट टेक्स प्राइड इन इट्स वैल्यूज एंड अ सुपर पावर दैट हैज़ गॉन टू वॉर्स इन द नेम ऑफ प्रोटेक्टिंग इट्स सिटीजन्स सीम्स हेल्पलेस व्हेन इट कम्स टू डूइंग व्हाट हैज़ टू बी डन।
कह रहा है लेकिन ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है और बड़ी ट्रेजिक बात है, हैरानी की बात है और बड़ी विडंबना की बात है, दैट वो ये एक ऐसी डेमोक्रेसी जो कि टेक प्राइड करती है, जो कि दम्भ भरती है। टेक प्राइड करना मतलब किसी चीज़ पे गुमान करना, किसी चीज़ को समझ गए ना, प्राउड ऑफ होना किसी चीज़ का। एक ऐसी डेमोक्रेसी जिसको गुमान है, जिसको गर्व है अपनी वैल्यूज़ पे, अपने मूल्यों पे। और एक सुपर पावर जो कि जा चुकी है वॉर्स तक, जो कि जा चुकी है जंगों तक। और क्यों? इस नाम पे, इन द नेम ऑफ, इस नाम पे। और वो नाम है प्रोटेक्ट करना अपने नागरिकों को, महफूज रखना अपने सिटीजन्स को। कह रहा है ऐसी डेमोक्रेसी और ऐसी पावर जो है ना दिखाई देती है एकदम मजबूर, हेल्पलेस। और कब? व्हेन इट कम्स टू, जब बात हो। व्हेन इट कम्स टू मतलब जब बात हो। और किस चीज़ की? डूइंग, वो करने की, व्हाट हैज़ टू बी डन, जो किया जाना चाहिए। और कब किया जाना चाहिए? इवन व्हेन हंड्रेड्स ऑफ अमेरिकन्स गेट किल्ड एवरी ईयर ड्यू टू गन वायलेंस। कह रहा है यहाँ तक कि जब सैकड़ों अमेरिकन मारे जाते हैं, गेट किल्ड होते हैं हर साल गन से होने वाली वायलेंस की वजह से, बंदूकों से होने वाली हिंसा की वजह से। तो ये बड़ी हंसी की बात है और सरप्राइजिंग बात है। अमेरिका पूरी दुनिया पे चढ़ाई कर सकता है अपने नागरिकों की जान की सुरक्षा की जो है महफूज रखने के लिए, लेकिन अपनी कंट्री में अमेरिका मजबूर हो चुका है, अपने कंट्रीज़ के लोगों को बचा नहीं पा रहा गन वायलेंस से, इस बीमारी से। बहुत ही प्यारा लिखा हुआ सेंटेंस है। यहीं से आर्टिकल यहाँ पे रैपअप होगा। स्ट्रक्चर देख लेते हैं लास्ट सेंटेंस की। इट की वर्ब है इज़। सरप्राइजिंग यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, सरप्राइजिंग एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है सरप्राइज करने वाला। ट्रेजिक का मतलब होता है फुल ऑफ ट्रेजेडी, जो चीज़ हंसी भरी हो, ट्रेजेडी भरी हो, विडंबना भरी हो, है ना। डेमोक्रेसी और सुपर पावर दोनों की वर्ब है सीम्स। डेमोक्रेसी और सुपर पावर दोनों की वर्ब है सीम्स। ध्यान से देखना स्ट्रक्चर को। अब आप पूछोगे सर दोनों की सीम्स कैसे हो जाएगी? भाई यही डेमोक्रेसी है अमेरिका और यही सुपर पावर भी है। दोनों चीज़ें एक ही चीज़ को डिनोट कर रही है ना, तो इन दोनों की वर्ब सिंगुलर है सीम्स। डेमोक्रेसी के लिए दैट आया, दैट की वर्ब है टेक्स। टेक प्राइड करना आप जान चुके हैं, किसी चीज़ का गुमान करना। सुपर पावर के लिए दैट आया जिसकी वर्ब है हैज़ गॉन। डेमोक्रेसी सिंगुलर तो टेक की वर्ब सिंगुलर, सुपर पावर सिंगुलर तो टेक दैट की वर्ब भी सिंगुलर, है ना। इन द नेम ऑफ का मतलब होता है के नाम पर। इन द नेम ऑफ मतलब के नाम पे। इसको आप यूज़ भी कर सकते हैं। अ पर्सन हु रिसोर्ट्स टू वायलेंस इन द नेम ऑफ रिलीजन इज कॉल्ड फेनेटिक और एक्सट्रीमिस्ट। एक आदमी जो कि उतर आता है, रिसोर्ट टू करता है वायलेंस पे यानी हिंसा पे, और किस नाम पे? धर्म के नाम पे। ऐसे आदमी को हम सिरफिरा या फेनेटिक या पागल बोलते हैं, एक्सट्रीमिस्ट या आतंकवादी बोलते हैं। समझ गए? तो इन द नेम ऑफ को आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं इन योर डेली लाइफ। चलिए, अच्छा, इट की वर्ब है कम्स। व्हेन इट कम्स टू एक फ्रेज है इंग्लिश में, इसका मतलब होता है जब बात हो। क्या बात हो? जब बात हो। इसके बाद में हमेशा नाउन या वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। व्हेन इट कम्स टू कोस्ट, कोल इज स्टिल द चीपेस्ट फ्यूल अवेलेबल। जब बात हो कोस्ट की, जब बात हो खर्चे की, व्हेन इट कम्स टू कोस्ट, कोस्ट यहाँ पे नाउन है, तो कोयला अभी भी सबसे सस्ता फ्यूल है जो अवेलेबल है। ऐसे इसको यूज़ करना है। या तो इसके बाद में नाउन आएगा या वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट, सचिन इज मैचलेस इन हिज ओवरऑल स्किल। जब बात हो क्रिकेट की, सचिन एक मैचलेस आदमी है, सचिन का कोई सानी नहीं है, कोई बराबरी वाला नहीं है ओवरऑल स्किल के मामले में। अब वैसे ये सेंटेंस अगर ऐसा लिखना हो, व्हेन इट कम्स टू प्ले क्रिकेट, सचिन इज मैचलेस इन हिज ओवरऑल स्किल। जब बात हो क्रिकेट खेलने की, देखो यहाँ पे नाउन था क्रिकेट, यहाँ पे वर्ब है प्ले क्रिकेट। मैं आपको वही बता रहा हूँ, नाउन हो तो ठीक है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म में बदल दी जाती है, तो इसको आपको प्ले को बनाना पड़ेगा प्लेइंग। तो व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग क्रिकेट, सचिन इज मैचलेस, है ना। इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पे व्हेन इट कम्स टू डूइंग व्हाट हैज़ टू बी डन। लॉजिक से सीखो हर चीज़। व्हेन इट कम्स टू अपने बाद नाउन लेता है, इसलिए वर्ब को हम वर्ब के आईएनजी फॉर्म यानी जिरंड में बदल देते हैं जो नाउन का काम करती है, इसलिए प्ले का प्लेइंग कर देते हैं और डू का डूइंग कर देते हैं व्हेन इट कम्स टू के बाद। व्हाट की वर्ब है हैज़ टू बी डन, हंड्रेड्स की वर्ब है गेट। चलिए रैप अप करें अब सेशन को यहीं पे। लर्निंग लेसन्स बहुत सारे थे, बहुत ही सिंपल सा आर्टिकल था, इसलिए मैंने कोशिश की जितना हो सके ग्रामर वोकैब को कवर करवाऊँ। अब जल्दी से अपने 8 क्वेश्चंस को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, इनमें से वो कौन सी पार्टी है जो फेवर में है
गन कंट्रोल को स्ट्रिक्ट बनाने पे, गन कंट्रोल के लॉज को और कड़ा या सख्त बनाने पे। डेमोक्रेटिक पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी है, नेशनल राइफल एसोसिएशन है, या ए और बी दोनों है, बी और सी दोनों है, या ए और सी दोनों है। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को आंख बंद करके भी अटैम्प्ट कर लोगे तो भी सही होगा। फर्स्ट कमेंट में वीडियो के नीचे आंसर रखा है लेक्चर के नीचे, वहाँ से चेक कर लेना। सेकंड पे आ जाओ, इनमें से कौन सी चीज़ एक हर्डल नहीं है, एक रुकावट नहीं है स्ट्रिक्ट गन कंट्रोल मेजर्स को, लेजिस्लेशन को अमेरिका में बनाने में या लाने में? तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो रुकावट नहीं है जिसकी वजह से गन कंट्रोल मेजर्स नहीं आ रहे हैं? तो जो रुकावट है वो आपका आंसर नहीं बनेगा, जो रुकावट नहीं है वो आपका आंसर बनेगा। ये दोनों पार्टीज़ के बीच की जो टसल है, या जो अफर्मेशन है सेकंड अमेंडमेंट का, या छुपे हुए इंटरेस्ट हैं गन इंडस्ट्री के, या बढ़ी हुई जो ज़रूरत है वहाँ पे बंदूकों की खुद की प्रोटेक्शन के लिए, चारों में से कौन सी चीज़ एक रास्ते का रोड़ा बन के नहीं आई है पैसेज के हिसाब से? थोड़ा सा मुश्किल है, कमेंट्स में मैंने आंसर डाल दिया है, पहले खुद से ट्राई दो। थर्ड में वन वर्ड पूछा है, एक बड़ी सक्सेस को क्या बोलते हैं? अभी शायद 5 मिनट पहले करवाया था आपको, 10 मिनट पहले। चौथे मीडियम है गॉड सेकर, इसके लिए कौन सा मीनिंग क्या निकालोगे इसका? गॉड सेकर को क्या हिंदी में या इंग्लिश में क्या आसान भाषा में बोल सकते हो? पांचवें में नेक्रोपोलिस नाम के वर्ड का सिनोनिम पूछा है, क्या ये फियास्को है, क्या ये सेमेट्री है, क्या ये मैसेकर है, या क्या ये स्कॉर्ज है? मेरे ख्याल से आ जाएगा इसका आंसर भी। नेक्रो मतलब समझ गए ना, पोलिस मतलब सिटी, नेक्रो मतलब मुर्दा, नेक्रोपोलिस। चलो 6वें 7वें में 2 एरर्स हैं। एक एरर आपको मिल सकती है शायद इस पूरे फ्रेज में, और दूसरी एरर आपको मिल सकती है शायद इस वर्ड के आसपास। तो चेक कर लेना एरर्स कहाँ हैं, कोशिश करो सही करने की। 8वें में आपसे पूछा गया है व्हेन इट कम्स टू को कैसे यूज़ करेंगे एक सेंटेंस में। तो ये आपको मैंने अभी करवाया, ये नाउन या वर्ब के आईएनजी फॉर्म लगा के सेंटेंस को बनाना है। व्हेन इट कम्स टू का मतलब है जब बात हो। 8 के आंसर कमेंट्स में रखे हैं, फर्स्ट कमेंट से चेक करो। आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना इन द कमेंट सेक्शन ओनली। कोर्सेज अवेलेबल ऐप पे, राइटिंग का, एसएससी का, बैंकिंग का फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेने की कोशिश किया करो। 1 महीना 2 महीना पहले तैयारी करना शुरू करोगे तो ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। कोई भी क्वेरी हो रिलेटिंग टू एप्लीकेशन टीम से बात कर सकते हैं इस व्हाट्सअप नंबर पे। अंटिल देन साइनिंग आउट।